ओके हमारा जो क्वेश्चन है टू बीकर ए एंड बी, दो बीकर है हमारे पास, एक ए है और एक क्या है बी है, दोनों क्लोज वेसल के अंदर है। बीकर ए कंटेन्स 152.4 ग्राम, लिख लेते हैं हम ये। हमारे पास एक तो ए बीकर है और क्या है हमारे पास एक बी बीकर है। ओके जो बीकर ए है, बीकर ए का वेट कितना है, वो है 152.4 ग्राम। ओके सोल्यूशन ऑफ यूरिया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यूरिया है और यूरिया कितना है इसके अंदर, 12 ग्राम यूरिया है। यूरिया कितना है, 12 ग्राम यूरिया। ओके जो बीकर बी है, बीकर बी का वेट कितना है, वो है 196.2 ग्राम, 196.2 ग्राम। ओके उसके अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 18 ग्राम गिवन है। ओके अभी बोल रहे हैं कि जो बोथ द सॉल्यूशन, हमने जो दोनों सॉल्यूशन क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया। हम दोनों सॉल्यूशन क्या किया, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, हमने उसको अलाउ कर दिया। तो हमें बताना है कि अब ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज ग्लूकोज का होगा, ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज ग्लूकोज का होगा। ओके देखो सबसे पहली बात तो जो भी हमारा ए है सॉल्यूशन और साथ में जो हमारा बी सॉल्यूशन है, अब दोनों को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। दोनों को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का मतलब है कि एक का वेपर प्रेशर कम होगा, एक का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। एक का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, दूसरे का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, हमें पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करेंगे। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से कुछ वाटर के जो वेपर्स है वो कहाँ जाएंगे, दूसरे के अंदर जाएंगे। कुछ वाटर के वेपर्स क्या जाएंगे, दूसरे सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। ओके तो उससे क्या होगा, उससे अगर वाटर का अमाउंट चेंज होगा, उससे अगर वाटर का अमाउंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली परसेंटेज भी चेंज होगी। अगर वाटर का अमाउंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली वहां पे परसेंटेज भी चेंज होगी। बस हमें यही फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की ना कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब कंसंट्रेशन हमें पता है कि जब हम जैसे राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो वहां पे हम जो कंसंट्रेशन की बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो हमें पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे ए है तो ए में यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना है, बी है तो बी में ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना है। ओके तो मोल फ्रैक्शन लगते हैं कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके वेपर कम बनेंगे। यहाँ पता है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर उसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ज्यादा ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। तो वही है कि पहले मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन से वेपर प्रेशर को रिलेट करना है, देन हम देखते हैं। ओके अब देखो पहले हम बात करूंगा मैं एक्स ए की, मतलब मैं यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। ओके अब देखो यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यूरिया के मोल्स आएंगे ऊपर, यूरिया के मोल्स आएंगे और यूरिया के मोल्स में 12 ग्राम उसका वेट है, अपॉन 60 क्या होता है उसका मोलर मास होता है, अपॉन में 12 अपॉन में 60 प्लस। अब देखो टोटल जो वेट है सॉल्यूशन का 152.4 है, टोटल कितना है 152.4। तो वाटर का कितना होगा, दोनों क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 140.4, 140.4। तो वाटर का हो गया 140.4 अपॉन में वाटर का मोलर मास 18 हो गया। तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे, पूरे को सोल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.025, कितना आएगी 0.025 आएगी। ओके नेक्स्ट ऐसे ही हम ग्लूकोज का निकाल लेंगे। ग्लूकोज का जो वेट है वो कितना है 18 है, हमें पता है कि मोलर मास कितना होता है 180 होता है। सो 18 अपॉन में 180 प्लस में, अब यहां से भी वाटर का निकाल लेंगे हम अमाउंट, कितना आएगा 196 माइनस क्या करेंगे हम 18 करेंगे तो कितना आएगा 178.2 आ जाएगा, कितना आएगा 172.8 ग्राम। तो 178.2 अपॉन में वाटर का मोलर मास कितना हो गया, वो 18 हो गया। तो यहां से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आएगा 0.01, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा 0.01 आएगा। ओके अब देखो जो हमारा यूरिया था, यूरिया तो ए था, ए सॉल्यूशन था, और ग्लूकोज क्या था बी सॉल्यूशन था। ओके अब देखो जो ए अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है मोल फ्रैक्शन, अब देखो ये तो है 0.025 और ये है 0.01 है, ये क्या है 0.01 है, ये क्या है 0.025, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है, यूरिया का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू बी। ए मतलब यूरिया, यूरिया की बात करें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें, यहाँ पे क्या हो गया ग्लूकोज हो गया, यूरिया का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया, ग्लूकोज का क्या हो गया कम हो गया। अब हमें पता है कि अगर किसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या ज्यादा है, तो उसके वेपर क्या बनेंगे, उसके वेपर कम बनेंगे, उसके वेपर क्या बनेंगे तो कम बनेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा कम होगा। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या आएगा बी आएगा। भाई ग्लूकोज कम है
वाटर के अंदर ग्लूकोज कम है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कम है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर बनेंगे। तो इसका मतलब है कि जो बी है, बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का क्या है, बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो अगर बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो हमें पता है कि जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं वो कहां से कहां जाएंगे, वो बी टू ए जाएंगे। वाटर के मोलिक्यूल कहां से कहां जाएंगे, वो बी से ए की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी में ग्लूकोज का जो मोल फ्रैक्शन है वो ज्यादा है, ए में यूरिया का मोल फ्रैक्शन क्या है, कम है। मतलब बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ए की कंसंट्रेशन ए की ज्यादा है, बी की क्या है, कम है। तो कंसंट्रेशन के इनवर्स हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा। ओके, चलो जी, मैंने लेट कर लिया कि x ग्राम है ना, x ग्राम H2O कहां चला गया, ए में चला गया, बी से ए में चला गया। x ग्राम जो H2O है, H2O के वेपर बी से कहां चले गए, ए में चले गए। ओके, चलो, तो मैं कब तक जाएंगे ये तब तक जाएंगे जब तक दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। तब तक जाएंगे जब तक मोल फ्रैक्शन क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। चलो, अगर मैं यहाँ बात करूं कि जो यूरिया है, यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना था, यूरिया का मोल फ्रैक्शन था हमारे पास ऐसे 12.60 अपॉन में 12.60 प्लस 140.4 अपॉन में 18। अब देखो ये तो यूरिया का पहले था, अब यूरिया के अंदर कुछ x ग्राम में क्या आ गया, वाटर आ गया, कुछ x ग्राम में क्या आ गया, वाटर आ गया, अपॉन में क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। कुछ x ग्राम में क्या आ गया, वाटर आ गया, अपॉन में 18। तो ये हो गया यूरिया का मोल फ्रैक्शन। अब बाद में आफ्टर अटेन इक्विलिब्रियम। ओके, किसके इक्वल होगा, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या था, ग्लूकोज का हमें पता है कि 18 अपॉन में 180, 18 अपॉन में 180 प्लस वाटर कितना था इसके अंदर, पहले वाटर था 178.2 अपॉन में 18, 172 अपॉन में 18। अब यहां से x कम हो गया क्योंकि वही तो x कहां गया, ग्लूकोज और यूरिया के अंदर गया, सो x बाय में 18 हो गया। ओके, इसको दोनों को इक्वल तो हमने पुट कर दिया। यहां से आपने x की वैल्यू को सोल्व करना है, और मैं बता देता हूँ कि जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 72 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 72 आएगी। इसका मतलब है कि 72 ग्राम वाटर, जो 72 ग्राम वाटर है कहां से कहां चला गया, b से a में चला गया। 72 ग्राम वाटर कहां से कहां चला गया, b से a के अंदर चला गया। ओके, अगर 72 ग्राम वाटर b से a के अंदर गया है तो क्या होगा, यहां पे देखो जो वेट था पहले, जो क्या था पहले, वेट था, किसकी वेट की हम बात कर रहे हैं, बी की बात करो, क्योंकि बी निकाला ना हमने, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो जो बी का वेट था, टोटल वेट डब्ल्यू बी, वो कितना था, वो था हमारा 196.2 ग्राम। वो कितना था, 196.2 ग्राम था। यहां से इसमें से 72 क्या कर दो, माइनस कर दो, इसमें से क्या कर दो, 72 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 124.2 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन इतना आ गया, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन इतना आ गया, हमें तो परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज तो 18 ग्राम है। अब कितने के अंदर है वो, 124.2 में इंटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 14.49%, 14.49। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि टू कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, दो कंपोनेंट्स हमें गिवन है ए और बी, जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो क्या है, एक्स ए है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो क्या है, हमारे पास एक्स बी है। वाइल दैट इन वेपर फेज, वेपर फेज हमें पता है कि वाई ए और क्या है, वाई बी है। हमें क्या करना है, हमें इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, 1 बाय वाई ए वर्सेज 1 बाय एक्स ए, और हमें उस ग्राफ के अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है, हमें स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है। ओके, देखो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू में पीटी, पी ए इज इक्वल टू वाई इंटू में पीटी। जैसे इन्होंने कैपिटल वाई लिया तो हम भी कैपिटल वाई ले लेते हैं। तो कैपिटल वाई ए की वैल्यू क्या होगी, पी ए अपॉन में पीटी, पी ए अपॉन में पीटी। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा वाई ए है, वाई इज इक्वल टू पी ए क्या होगा, पी ए होगा हमारा एक्स ए इंटू में पी नोट ए, और पीटी क्या होगा, पीटी होगा हमारा एक्स ए इंटू में पी नोट ए प्लस
एक्स बी इंटू में पी नोट बी होगा। ओके, ये होगा हमारा। अब देखो हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना है 1 बाय वाई ए वर्सेस 1 बाय एक्स ए। हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना है 1 बाय वाई ए वर्सेस 1 बाय एक्स ए। तो हम क्या करेंगे, इसको ना पूरी को या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप इसको इधर लेके जाओ, ऐसे पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ये बोलते जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले लो, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में ले लो। ओके, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा 1 बाय वाई ए, तो ये ऊपर चला जाएगा, एक्स ए इंटू में पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू में पी नोट बी, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया एक्स ए इंटू में पी नोट ए। ये क्या आ गया, एक्स ए अपॉन में पी नोट ए आ गया यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो भी हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन के अंदर ना 1 बाय वाई ए वर्सेज 1 बाय एक्स ए है। यहाँ पे एक्स बी का कोई भी काम नहीं है, एक्स बी नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स बी है, एक्स बी को पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स ए। इसको क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स ए पुट करेंगे। सो 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस 1 माइनस एक्स ए पी नोट बी अपॉन में एक्स ए पी नोट ए, ये हमने पुट कर दिया। ओके, देन हम क्या करेंगे, जो 1 माइनस एक्स है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस पी बी नोट माइनस एक्स ए पी नोट बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में होगा एक्स ए प्लस पी नोट ए होगा। ओके, अब यहां से भी एक्स है और यहां से भी क्या होगा, एक्स ए, दोनों एक्स एक्स को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहां से क्या करेंगे, दोनों को कॉमन लेंगे, तो 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू, यहां पे इनटू में आएगा, एक्स ए को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, प्लस में क्या आएगा, पी नोट बी आएगा, अपॉन में एक्स ए पी नोट ए आएगा, ये आएगा। ओके, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इसके अंदर जो है हम एक्स ए को जो डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करेंगे। तो 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए माइनस पी नोट बी अपॉन में एक्स ए पी नोट ए प्लस पी नोट बी अपॉन में एक्स ए पी नोट ए। अब देखो यहाँ पे एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो अल्टीमेटली क्या आ गया हमारे पास, 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको पहले मैं इससे लिखता हूँ, पी नोट बी अपॉन में पी नोट ए इंटू में 1 बाय एक्स से लिख दिया। ओके, साथ में लिख देता हूँ ये पी नोट ए माइनस पी नोट बी अपॉन में पी नोट ए। ओके, अब देखो यहाँ पे ये आ गया हमारी इक्वेशन, ये आ गया हमारा टोटल। इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, अब देखो y क्या आ गया, y हमारा आ गया 1 बाय वाई ए, x क्या आ गया, x आ गया हमारा 1 बाय एक्स ए आ गया। ओके, और x के साथ जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप कितना आ गया हमारा, स्लोप आ गया हमारा पी नोट बी अपॉन में पी नोट ए। ओके, और जो साथ में इंटरसेप्ट है हमारा, इंटरसेप्ट कितना आएगा, वो आ गया हमारा पी नोट ए माइनस पी नोट बी अपॉन में पी नोट ए आ गया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, कि जो हमारा स्लोप है, स्लोप तो क्या है हमारा पी नोट बी बाय पी नोट ए, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है हमारा पी नोट ए माइनस पी नोट बी अपॉन में पी नोट ए है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो स्लोप क्या होगा, स्लोप हो गया हमारा पी नोट बी बाय पी नोट ए, और जो इंटरसेप्ट हो गया पी नोट ए माइनस पी नोट बी अपॉन पी नोट ए हो गया। ओके, ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CS2, जो 2 है 2 नीचे आएगा, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड इज 850 टोर। हमें CS2 का वेपर प्रेशर गिवन है, उसके अंदर 2 ग्राम सल्फर को ऐड किया इन 100 ग्राम CS2, तो जो उसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इतना हो गया, दैट मींस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। और हमें एटोमिसिटी बतानी है सल्फर की, सल्फर मॉलिक्यूल की। ओके, देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो हमें वेपर प्रेशर गिवन है प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज CS2 का, और एक हमें गिवन है सॉल्यूशन का गिवन है, और हमें सल्फर की एटोमिसिटी बतानी है। तो अगर हम सल्फर का जो पूरा मॉलिक्यूल, अगर हम पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड आउट कर लें, अगर हम क्या कर लें, जो सल्फर का मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास फाइंड आउट कर लें,
और उसको सल्फर के एक उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। सल्फर का जो एक एटम का जो वेट है उसके हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगी, एटोमिसिटी आएगी। क्या आएगी हमारे पास, एटोमिसिटी आ जाएगी। ओके, तो हम वही करने वाले हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहले हमें गिवन है पी नोट वेपर प्रेशर प्योर का कितना है 850, सोल्यूशन का कितना है, सोल्यूशन का हमें गिवन है 844.9 टोर। ओके, और इसके अंदर जो सल्फर है, अब देखो सल्फर तो क्या होगा, सोल्यूट होगा। कितना गिवन है हमें, 2 ग्राम गिवन है। और जो सॉल्वेंट है W1 वो कितना है, 100 ग्राम है। ओके, चलो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नोट माइनस पी एस अपॉन में मैं पी एस वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, इज इक्वल टू क्या आएगा, N2/N1 होगा। क्योंकि अभी मेरे को पी एस गिवन है ना, तब मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लेता हूँ। पी नोट कितना है, पी नोट है हमारे पास 850 माइनस में 844.9 अपॉन में 844.9 हो गया। ओके, अब देखो जो N2 है, N2 को मैं लिख सकता हूँ W2 अपॉन में MM2, W2 अपॉन MM2, और N1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा हमारा W1 अपॉन में MM1 आएगा, और MM1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा वो। ओके, तो यहां से जो W2 है, W2 हमें कितना गिवन है 2 ग्राम, MM2 ये तो हमें निकालना है। MM1 कार्बन डाइसल्फाइड का जो मोलर मास है वो कितना होगा, 12 प्लस 2 इंटू 32, 12 प्लस 64 कितना हो गया, 76 हो गया। यहाँ पे 76 पुट करेंगे, और W1 कितना है वो 100 ग्राम हमें गिवन है। इस पूरे को सोल्व कर लेना, यहाँ से 850 माइनस 844.9 अपॉन में 844.9, इसको पूरे को सोल्व करके यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास MM2 आ जाएगा, मोलर मास ऑफ 2 आ जाएगा। ओके, तो ये अप्रोक्स आएगा 252 के, इसके अप्रोक्स आएगा 252 के अप्रोक्स आएगा। और हमें पता है कि ये तो पूरे मॉलिक्यूल का आ गया, हमें तो किसका निकालना है, एटोमिसिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 252 आया है, इसको हम सल्फर का एक एटम का कितना होता है 32 होता है, उससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो इसकी एटोमिसिटी है सल्फर के मॉलिक्यूल के वो कितनी है, 8 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एन आइडियल सोल्यूशन, 2 वोलेटाइल लिक्विड्स है उसके अंदर, कौन कौन से हैं, एक तो ए है, एक हमें प्योर का गिवन है वेपर प्रेशर, एक बी है, बी का हमें प्योर का वेपर प्रेशर गिवन है। ये कह रहे हैं कि इफ मिक्सचर कंटेन, मिक्सचर के अंदर अगर 1 मोल ए हो और 4 मोल क्या हो, 4 मोल बी हो, तो टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो डिस्टिलेट का। टोटल वेपर प्रेशर किसका निकालना, डिस्टिलेट का निकालना। देखो क्वेश्चन ये सिंपल है, बट इसके अंदर एक हल्का सा कंसेप्ट लगेगा, डिस्टिलेट जहां पे टर्म आ गई ना, डिस्टिलेट, यहाँ पे कंसेप्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो चेंज हो गया। देखो डिस्टिलेट का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेट कहां से आया, डिस्टिलेट डिस्टिलेशन से आया। डिस्टिलेट कहां से आया, डिस्टिलेट डिस्टिलेशन से आया। डिस्टिलेट का मतलब होता है, डिस्टिलेट एक हमारा प्रोसेस होता है कि जहां पे जो हमारा लिक्विड है, जहां पे जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड के क्या बनते हैं, वेपर बनते हैं। लिक्विड क्या बनते हैं, वेपर बनते हैं, और उन वेपर को हम कंडेंस करते हैं। वेपर को क्या करते हैं, हम कंडेंस करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के बाद हम उसके क्या मिलेंगे, उसका हमें लिक्विड स्टेट मिल जाती है दोबारा से। पहले लिक्विड होता है, लिक्विड को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद हमें वेपर मिलता है, वेपर के बाद वेपर को हम कंडेंस करते हैं और क्या होगा, लिक्विड मिलता है। अब ध्यान ये रखना है कि जो ये लिक्विड है, इसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट बोलते हैं। इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं, यही लिक्विड क्या हो गया, डिस्टिलेट हो गया। अब देखो लिक्विड हमारा डिस्टिलेट हो गया, लिक्विड क्या हो गया, लिक्विड हमारा डिस्टिलेट हो गया। तो लिक्विड की कंपोजिशन वही होगी, लिक्विड की कंपोजिशन वही होगी जो वेपर की कंपोजिशन है, क्योंकि सारा का सारा वेपर को क्या कर दिया, सारे के सारे वेपर को हमने कंडेंस कर दिया। तो जो वेपर में कंपोजिशन है ए और बी की, वही कंपोजिशन किसके अंदर होगी, लिक्विड के अंदर कंपोजिशन होगी। बस ये यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो जैसे मैं पहले लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है मेरे को। गिवन के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पी नोट ए कितना है वो 100 टोर है। पी नोट बी गिवन है कितना है वो 200 टोर गिवन है। ओके, और मिक्सचर के अंदर ए का जो एन ए कितना है वो 1 है, मतलब मोल्स ए के, और एन बी कितना है वो 4 मोल्स है। ओके, हर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है डिस्टिलेट का, हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, डिस्टिलेट का निकालना है। अब देखो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए इंटू में पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू में पी नोट बी, एक्स बी इंटू पी नोट बी।
अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहीं से क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ यहाँ से आएगा 1/1 + 4 इंटू पी नोट कितना आएगा 100 आएगा, प्लस एक्स भी कितना आएगा 4/5, ये कितना आएगा 200 आएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा 20 प्लस में यहाँ से कितना आएगा 160 आ गया। सो अल्टीमेटली जो टोटल वेपर प्रेशर आ गया वो कितना आ गया 180 आ गया, 180 टोर। अब देखो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से क्या करेंगे, कई बच्चे 180 आंसर करेंगे, तो जबकि 180 आंसर नहीं है इसका, 180 आंसर सही नहीं है। देखो 180 है हमारा जो वेपर प्रेशर इस लिक्विड के अकॉर्डिंग है, जो 180 वेपर प्रेशर है वो इस लिक्विड के अकॉर्डिंग है। इस लिक्विड क्या बने, वेपर बने, इस लिक्विड क्या बने, वेपर बने। तो जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन हमने इस लिक्विड के लिए, कॉम्पोजिशन क्या लिए, कॉम्पोजिशन हमने इस लिक्विड के अंदर जो कॉम्पोजिशन है एक्स ए और एक्स बी, हमने वो कॉम्पोजिशन लिए, उससे क्या निकाला हमने, टोटल वेपर प्रेशर निकाला। बट एक्चुअल में हमें पता है कि जो कंपोजिशन लिक्विड के अंदर होती है वो कंपोजिशन वेपर के अंदर नहीं होती। जो कंपोजिशन लिक्विड के अंदर होगी ए की बी की, वो कंपोजिशन वेपर के अंदर नहीं होगी। वेपर के अंदर कंपोजिशन डिफरेंट होती है, वेपर के अंदर क्या होता है, कंपोजिशन डिफरेंट होती है। और अगर वेपर के अंदर कंपोजिशन डिफरेंट है तो इस लिक्विड की कंपोजिशन भी क्या हो गया, फिर डिफरेंट हो गया। मतलब इस लिक्विड की और इस वेपर की कंपोजिशन तो सेम होगी, बट इस लिक्विड की और इस वेपर की कंपोजिशन सेम नहीं होगी। ओके, तो मेरे को वेपर की कंपोजिशन को पहले फाइंड आउट करना है, मेरे को वेपर की कंपोजिशन निकालनी, दैट मीन्स मेरे को वाई ए और वाई बी निकालना है, वाई ए एंड वाई बी निकालना है। ओके, अब देखो वाई ए और वाई बी मेरे को निकालूंगा, तो जो मेरा फॉर्मूला है लास्ट में, फॉर्मूला मेरे को ये यूज करना है, वाई ए इंटू में पी नोट ए प्लस वाई बी इंटू में पी नोट बी, इससे हमारा आंसर आएगा। इससे क्या आएगा, इससे हमारा आंसर आएगा वाई ए इंटू पी नोट ए, वाई बी इंटू में पी नोट बी आएगा। इससे आंसर क्यों आएगा, देखो जो कंपोजिशन हमारे वेपर फेज में, अब वही हमने उस पूरे के पूरे वेपर को कंडेंस कर दिया लिक्विड स्टेट में। तो जो कंपोजिशन वेपर फेज में हुई है वेपर्स की, वही कंपोजिशन क्या होगी, लिक्विड स्टेट में होगी ए और बी की। तो अब हम यहाँ पे एक्स और एक्स बी की जगह वाई और वाई बी हमें पुट करना पड़ेगा जब हम डिस्टिलेट की बात करेंगे। ओके, ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें वाई ए निकालना है। वाई ए का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से डाल्टन लॉ लगा दो। डाल्टन लॉ क्या कहता है, पी ए इज इक्वल टू पी टी, वाई इंटू क्या होगा पी टी होगा यहाँ पे। ओके, और जो वाई ए है, वाई ए कैसे निकलेगा, पी ए अपॉन में पी टी निकलेगा। पी ए क्या है, पी ए है हमारा एक्स ए पी नोट ए अपॉन में पी टी, पी टी तो अभी मैंने निकाल लिया 180 अपॉन में 180। पूरे को सोल्व कर लेना, इसको पूरे को जो सोल्व करने के बाद जो हमारे वाई ए आएगा, वाई ए में बता देता हूँ, वाई ए आएगा हमारे पास 1/9। तो वाई बी क्या आएगा, वाई बी के लिए क्या करेंगे 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस क्या करेंगे वाई ए, तो 1 माइनस वाई ए करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। क्या आएगा, ये 8/9 आएगा। ओके, जब ये 8/9 आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, जो हमारा फॉर्मूला पी टी इज इक्वल टू वाई ए इंटू में पी नोट ए प्लस वाई बी इंटू में पी नोट बी लेगा। अब पी ए क्या है, पी ए तो अभी निकालना हमने, पी ए कितना है 1/9 और पी नोट ए कितना है 100 है, वाई बी कितना है 8/9 और पी नोट बी कितना है, पी नोट बी तो हमारा 200 है। तो यहाँ से जो हमारा पी टी है, पी टी आ जाएगा हमारा 188.88 टोर। कितना आएगा 188.88 टोर आएगा। बस आपने यही ध्यान रखना है, इसके अंदर यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बस यही ध्यान रखना है कि जो लिक्विड है, पहले लिक्विड के कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे, लिक्विड के क्या बने, कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे। ओके, अब लिक्विड और वेपर की कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगी, बट ये जो वेपर है उसको हम कंडेंस करेंगे लिक्विड में, तो सारा का सारा जो वेपर है उस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम डिस्टिलेट बोलते हैं, इसी का हमने वेपर प्रेशर निकालना है। तो बस हमें पहले वेपर की कॉम्पोजिशन पता चल जाए वाई और वाई बी, और वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम लिक्विड की कॉम्पोजिशन से फिर हम इसका वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, दो लिक्विड्स हमें गिवन है ए और बी, और उनका जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट का, एक का है 100 और एक का है 900। 100 किसका है, एक का है, और बी का कितना है 900 टोर है एट टेम्परेचर टी। ओके, द लिक्विड सोल्यूशन ए एंड बी इज कंपोज टू 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन के अंदर 1 मोल ए का है, 1 मोल किसका है, बी का है। ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर हैज बीन
वेपराइज। ये कह रहे हैं कि बताओ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा जब लिक्विड का अगर हम 1 मोल क्या कर दें, वेपराइज कर दें। लिक्विड का 1 मोल क्या कर दें अगर हम वेपराइज कर दें। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी ज्यादा होगी। पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। देखो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो गिवन है पी नोट ए। पी नोट ए कितना है, वो 100 है। दूसरा कितना गिवन है, पी नोट बी गिवन है, वो कितना है हमारा 900 है। ओके, अब देखो इसमें से हमें साफ पता चल रहा है कि जो बी है, बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो मतलब बी क्या हुआ, ज्यादा वोलेटाइल हुआ। ओके चलो, अगर मैं ओल्ड सिनेरियो की बात करूं तो जो एन ए के मोल है वो 1 है और एन बी के मोल है वो भी कितने हैं, 1 है। हमें गिवन है ना 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। सो अगर मैं एक्स से बात करूं तो 1/2 और एक्स बी बात करूं तो वो भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये ओल्ड है, पहले बात कर रहे थे। ओके चलो जी, अब क्या हुआ, अब ना 1 मोल वेपराइज हो गया। अब क्या हुआ, 1 मोल वेपराइज हो गया। अब अगर 1 मोल वेपराइज हो गया, 1 मोल, देखो पहले ना लिक्विड के 2 मोल थे। अब पहले क्या था, लिक्विड के 2 मोल थे। लिक्विड के 2 मोल के बाद उसमें से 1 मोल वेपराइज हो गया, तो लिक्विड में कितना मोल बचा, 1 मोल, और वेपराइज में भी कितना हुआ, 1 मोल हुआ। मतलब 1 मोल तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, 1 मोल कहाँ रहेगा, उसके वेपर बन जाएंगे। यही तो है ना। देखो पहले 1 मोल ए था, 1 मोल बी था, तो टोटल 2 मोल थे। 2 में से 1 मोल क्या हो गए, वेपराइज हो गए। तो अब कितने मोल बचे, 1 मोल बचा ना, और 1 मोल वेपर में चला गया। ओके चलो, तो मैं लिख लेता हूं मोल, टोटल मोल ऑफ लिक्विड, वो भी कितने हैं, 1 है। और जो वेपर है, वो लिक्विड जो वेपर के मोल है वो भी कितने हैं, 1 है। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो 1 मोल वेपराइज होगा, 1 मोल वेपराइज होने में क्या है, इसका मतलब ये थोड़ा कि सारा का सारा बी जाएगा या सारा का सारा ए जाएगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ ए होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, बी होगा। ऑब्वियसली 1 मोल वेपराइज हुआ तो कुछ इसके अंदर ए होगा, कुछ इसके अंदर क्या होगा, बी होगा। बी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बी क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है। ए कम होगा, ए क्या है, क्योंकि ए क्या है, कम वोलेटाइल। ओके, तो मैंने लेट कर लिया कि लेट जो एन बी मोल है ना, एन बी मोल ऑफ बी वेपराइज हुआ। ये जो एन बी मोल्स हैं बी के, वो क्या हो गया, वेपराइज हो गए। एन बी मोल्स क्या हो गए, बी के वेपराइज हो गए। ओके, अब बी का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, न्यू बात करूं अब का मोल फ्रैक्शन, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा। देखो पहले मोल कितने थे उसके, एन बी के 1 मोल थे, 1 में से कुछ मोल वेपराइज हो गए हैं। कितने मोल वेपराइज हो गए, एन बी मोल क्या हो गए, वेपराइज हो गए। कुछ मोल वेपराइज हो गए, वो एन बी मोल वेपराइज हो गए। अब इसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा 1 माइनस एन बी अपॉन 1 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी लिक्विड स्टेट में 1 मोल बचे हैं। ओके चलो, ये समझ आना चाहिए। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, न्यू है ये। 1 में से कुछ मोल एन बी मोल्स वेपराइज हो गए। ओके, तो अपॉन में 1 क्या है, टोटल मोल्स हैं। टोटल मोल्स कितने बचे, 1 बचे, क्योंकि 1 तो क्या हो गया, वेपराइज हो चुके हैं। ओके, अब देखो हमें पता है कि अगर हम वेपर स्टेट का निकालें मोल फ्रैक्शन, वेपर स्टेट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बी का, तो बी में कितने मोल्स गए हैं, वेपर में एन बी मोल्स गए हैं, अपॉन वहां पे भी टोटल मोल 1 है, क्योंकि वेपर के मोल्स कितने हैं, 1 है। ये समझ आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स बी क्या होगा, 1 माइनस एन बी बाई 1, और वाई बी क्या होगा, एन बी बाई 1, क्योंकि 1 क्या है, 1 टोटल मोल्स है। ये 1 मोल्स है वेपर के, ये 1 मोल्स है लिक्विड के। 1 माइनस एन बी लिक्विड सेट में बच गए, और एन बी कहाँ चले गए, वेपर सेट में चले गए। ओके, ये आ गए। चलो जी, अब हमें क्या करना है, हमें ना फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ पीटी इन टर्म्स ऑफ पी नोट ए एंड पी नोट बी। बस ये हमें फाइंड आउट करना है। इन जो हमने ये निकाले दो चीजें, एक्स बी और वाई बी का यूज करके हमें पीटी निकालना है, जो किस किस के टर्म्स में होनी चाहिए, पी ए नोट और पी बी नोट। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ हमें 2 ही चीजें गिवन है, पी ए नोट और पी बी नोट। ओके चलो, हमें पता है कि जो हम पीटी लिखते हैं, पीटी क्या होता है हमारा, पी टोटल एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। एक्स ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। ओके, मैं इसको सोल्व करके पूरे को यहां से ना एक्स बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। इसको पूरे को रीअरेंज कर लेना, यहां से मैं एक्स बी निकालू, जो एक्स बी आएगा मेरा वो क्या आएगा, पी टी माइनस पी नोट ए अपॉन में पी बी नोट माइनस पी नोट ए, पी बी नोट माइनस पी नोट ए। तो ये आ गया मेरा एक्स बी, और हमें को पता है एक्स बी क्या था, 1 माइनस एन बी। एक्स बी क्या था, 1 माइनस एन बी। तो मैंने एक्स बी को पुट कर दिया 1 माइनस एन बी इज इक्वल टू
पी टी माइनस पी नोट ए अपॉन में पी नोट बी माइनस पी नोट ए आ गया। बस इस रिलेशन को अभी यहाँ पे मार्क कर लो, ये इक्वेशन क्या है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो। ओके चलो यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास 1 माइनस एन बी का रिलेशन आ गया। ओके अब हम यहाँ पे लगाते हैं डाल्टन्स लॉ, उसको वहीं छोड़ दो। हम क्या लगा रहे हैं, डाल्टन्स लॉ लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि हमें पता है कि पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू में पी टी, पी ए इज इक्वल टू वाई इंटू पी टी। अगर मैं पी बी की टर्म्स में लिखूं तो क्या आएगा, पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू में पी टी। ओके मेरे को यहाँ से वाई बी की वैल्यू निकालनी है, तो वाई बी क्या होएगा, वाई बी होएगा हाँ यहाँ पे पी बी अपॉन में पी टी। और पी बी क्या होगा, पी बी हमें पता है कि राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्स बी इंटू पी नोट बी अपॉन में पी टी। ओके चलो जी, हमें पता है कि जो वाई बी है, वाई बी हमने पहले देखा था कि जो वाई बी है, वाई बी क्या था हमारा, वाई बी किसके इक्वल था, वो एन बी के इक्वल था। जो वाई बी था हमारा किसके इक्वल था, वो एन बी के इक्वल था यहाँ पे। ओके तो वाई बी की जगह हम पुट कर देंगे एन बी इज इक्वल टू एक्स बी भी क्या था, एक्स बी हमारा 1 माइनस एन बी था, उसकी जगह पुट कर देंगे 1 माइनस एन बी पुट कर देंगे। ओके इंटू में क्या आएगा, पी नोट बी अपॉन में क्या आ जाएगा, पी टी आ जाएगा। क्लियर, तो यहां से इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद यहां से भी किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, यहां से भी हम एन बी की वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। और जो एन बी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी पी नोट बी अपॉन में पी टी प्लस पी नोट बी। एन बी की वैल्यू आ गई ये पी नोट बी अपॉन पी टी प्लस पी बी नोट। ओके तो इस एन बी की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, इस एन बी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके चलो पुट करो इस एन बी की वैल्यू को यहाँ पर। एन बी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करने के बाद क्या होगा इसकी 1 माइनस पी नोट बी अपॉन में पी टी प्लस पी नोट बी इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नोट ए अपॉन में पी नोट बी माइनस पी नोट ए आ गया। ओके यहां से क्या करोगे आप, यहां से इसमें एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, पी टी प्लस पी नोट बी, पी नोट बी से पी नोट बी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, पी टी बचेगा इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नोट ए अपॉन में पी नोट बी माइनस पी नोट ए बचेगा। ओके अब क्या करेंगे, इस तरफ राइट हैंड साइड यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, एक बार पी नोट बी माइनस पी नोट ए पी टी के अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में। ओके सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास पी टी अपॉन में पी टी प्लस पी नोट बी इज इक्वल टू पी टी अपॉन में पी नोट बी माइनस पी नोट ए माइनस पी नोट ए अपॉन में पी नोट बी माइनस पी नोट ए आएगा। ओके तो इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, यहां से जो पीटी है, पीटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, पीटी की जो वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, जो पी नोट ए ये पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को तो हमें लेके चल जाएंगे इधर, और हमें क्या निकालना, हमें तो पीटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास पी नोट ए अपॉन में पी नोट बी माइनस पी नोट ए इज इक्वल टू पी टी, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 बाय में पी नोट बी माइनस पी नोट ए माइनस क्या आएगा 1 बाय पी टी प्लस पी नोट बी आएगा। ओके ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे जैसे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, पी नोट ए अपॉन में पी नोट बी माइनस पी नोट ए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, पी नोट बी माइनस पी नोट ए इनटू में क्या आएगा, पी टी प्लस पी नोट बी आएगा। ओके तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा पी टी प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट ए। तो पी नोट बी से पी नोट बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पी नोट ए से ये भी क्या होगा, कैंसिल हो गया। ओके तो अल्टीमेटली यहाँ पे रीअरेंज कर लेना, रीअरेंज करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पीटी की वैल्यू को निकाल लेना है। पीटी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी बिल्कुल इजीली, और बता रहा हूँ कि जो पीटी की वैल्यू वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास पी नोट ए इंटू में पी नोट बी का अंडर रूट। पी नोट ए कितना था, 100 था, पी नोट बी कितना था, वो 300 था। ओके
सॉरी 900 था यहाँ पे, 900 9000 आ जाएगा, 9000 आएगा, उसका क्या करेंगे हम अंडर रूट करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास 300 आएगा। अल्टीमेटली कितना आएगा हमारे पास, वो 300 आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली द चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। देखो हमें पता है कि जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं बाय मिक्सिंग से, तो हमें पता है कि वहां पे जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है, डेल्टा हीट ऑफ मिक्सिंग, वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। चेंज इन हीट जो मिक्सिंग है वो क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जैसे हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ना ही उसके अंदर ओवरऑल कोई हीट में चेंज नहीं आएगा, ओवरऑल कोई हीट में चेंज नहीं आएगा, ओवरऑल ना ही वो एक्सोथर्मी होगी, ओवरऑल ना ही वो एंडोथर्मी होगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। और अगर हम डेल्टा जी की बात करें, डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन गिब्स एनर्जी। अब जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग देखो जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं हमारे मिसिबल होते हैं, टोटली 100% क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं। और मिसिबल को जब हम मिक्स करते हैं, मिसिबल को मिक्स करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे मिक्सिंग है, मिक्सिंग क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होती है। मिक्सिंग क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है यहाँ पे। ओके, तो जैसे हम फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये तो क्या हो गया, ये तो हमारी वैल्यू इसकी जीरो आ गई है, और डेल्टा जी क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या है, जीरो माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो जो हमारा टी डेल्टा एस है, टी डेल्टा एस क्या होगा, टी डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होगा। टी डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी है मिक्सिंग की, वो क्या होगी, वो हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। वो क्या होगी, वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि लेट्स से कि जैसे ए कोई हमारा है सोल्यूशन, वो लेट्स से कि 2 लीटर है, ए कोई बी है, बी क्या है 1 लीटर, हम दोनों क्या किया, दोनों को मिक्स किया, तो अब जो टोटल बना, जो टोटल आएगा, टोटल क्या आएगा, वो 3 लीटर आएगा। टोटल क्या आएगा, 3 लीटर आएगा। अब देखो पहले ए की जो पार्टिकल्स है 2 लीटर में थे, और बी के जो पार्टिकल्स है 1 लीटर में थे। अब जो ए के पार्टिकल्स है वो 3 लीटर में है, और जो बी के पार्टिकल्स है वो भी क्या है, 3 लीटर में है। तो रैंडमनेस क्या हो गया, पार्टिकल्स की इंक्रीज हो गई है। अगर रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो नहीं हो सकता। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, तो ये देखते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग तो जीरो है, पर यहाँ पे डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो तो जीरो है, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव है, डेल्टा टेस्ट, तो ये क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। और डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव, तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, वो जो सी है, सी क्या होगा हमारा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ XCl3, हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन है XCl3, उसका वेपर प्रेशर कितना है, उसका वेपर प्रेशर है 17.20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि अगर जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का कितना है, वो है 17.25 मिलीमीटर, और हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है XCl3 के एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अब देखो हमें पता है कि इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है, हम वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है प्योर सॉल्वेंट का, दैट मींस वाटर का कितना है, 17.25 मिलीमीटर मरकरी है, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कितना गिवन है, वो है 17.20 मिलीमीटर क्या है, मरकरी है। 17.25 मिलीमीटर मरकरी है, 17.20 मिलीमीटर मरकरी है। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। देखो पहले देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, जो हमारा XCl3 है, XCl3 कैसे डिसोसिएट होगा, वो डिसोसिएट होगा X3 पॉजिटिव में प्लस 3Cl नेगेटिव में, वही सर डिसोसिएट होगा। और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा KOSP, KOSP का फॉर्मूला क्या होगा, KOSP का फॉर्मूला होगा कि X3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, X3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन, इसकी पावर 3 आएगा। ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, हमें क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है X3 पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की। दैट मीन्स हमें इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राउल्स लॉ फॉर
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी एस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू N2/N1 और हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं m इंटू में 1000 अपॉन में m1। मोलैलिटी के टर्म्स में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे आई भी फैक्टर आ जाएगा, आई इंटू में कर देंगे हम। ओके, तो पी नोट कितना गिवन है? पी नोट गिवन है हमें 17.25 माइनस पी एस कितना है? 17.2 अपॉन में कितना आएगा? 17.2। ओके, आई कितना है? हम देखो XCl3 कितने में डिसोसिएट हुआ? 4 में। एक हमें X मिला और 3 क्या मिले? Cl मिले। तो आई कितना हो गया? आई हमारा 4 हो गया। इंटू एम तो हमें निकालना है, इंटू में क्या आएगा? 1000 अपॉन में mm1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि वाटर का कितना होता है? 18 होता है। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम मोलैलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे और मैं बता दूँ कि जो मोलैलिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.04। मोलैलिटी की वैल्यू कितना आएगी? वो आएगी 0.04 आएगी। अब देखो हम जो भी हम ये बात करते हैं जैसे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, हम जो बात कर रहे हैं वो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि जो हमारी मोलैलिटी है वो अप्रोक्स इक्वल हो जाती है किसके? मोलैलिटी के। कि जो मोलैलिटी है वो मोलैलिटी के इक्वल हो जाती है। ओके, सो दैट मीन्स जो हमारी मोलैलिटी है, मोलैलिटी भी कितनी है? वो 0.04 है। मोलैलिटी कितनी है? वो भी 0.04 है। अब देखो जो हमारा XCl3 है, XCl3 कैसे डिसोसिएट हुआ? वो X3 पॉजिटिव में प्लस 3Cl नेगेटिव में। अब जो XCl3 की मोलैलिटी कितनी है? 0.04 है। उसे एक X3 पॉजिटिव मिला तो इसकी मोलैलिटी भी कितनी होगी? 0.04 और Cl कितने मिले? 3 मिले तो इसकी मोलैलिटी कितनी होगी? 0.04 को हम क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये आ गया। अब हम इसी को ही फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। KOSP का जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या था हमारा? KOSP इज इक्वल टू X3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मोलैलिटी कितनी है? वो 0.04 इंटू में Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? 3 इंटू 0.04 की पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा? 0.04 इंटू में 3 का क्यूब इंटू में 0.04 की पावर 3 आएगी। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा? 27 इंटू में यहाँ पे कितना आएगा? 0.04 की पावर 4 होगी। ओके, तो यहाँ से हम सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा? जैसे 27 इंटू में क्या आएगा हमारे पास? 27 इंटू 4 की पावर 4 हो जाएगा और इंटू में 10 टू पावर जो -2 10 की पावर 4 दैट मीन्स 10 -8 हो जाएगा। ओके, तो पूरे को सोल्व कर लेंगे। पूरे को सोल्व करने के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा अप्रोक्स 7 इंटू में 10 टू पावर -5 आएगा। जो अप्रोक्स जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा? 7 इंटू 10 पावर -5 आएगा आंसर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा? A certain non-volatile electrolyte contains 40% कार्बन, इसके अंदर क्या है? 40% कार्बन है और 6.7% क्या हाइड्रोजन एंड 53.3% क्या उसके अंदर ऑक्सीजन है। ओके, एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग, एक्वा सोल्यूशन इसके अंदर 5% बाय मास ऑफ क्या सोल्यूट है, बॉइल्स एट 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बताना है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला इनमें से क्या होगा। ओके, देखो एक तो तरीका क्वेश्चन का है, हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है, हमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट किसका गिवन है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन है। सो दैट मीन्स हमें क्या गिवन है? टीबी गिवन है। टीबी कितने हैं? 100.15 डिग्री सेल्सियस और टीबी नोट सॉल्वेंट का हमें पता है कि वाटर सॉल्वेंट है तो कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी कितना आएगा यहाँ से? डेल्टा टीबी कितना होगा यहाँ से? दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.15 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी भी गिवन है और केबी भी क्या? केबी हमें गिवन है। और मोलैलिटी में हम यहाँ से मोलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का। यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का, और इनमें से चेक करेंगे किसका मोलर मास उसके इक्वल आ रहा है। तो वही क्या होगा? वही हमारा ऑप्शन होगा कि जो 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन या 53.3% ऑक्सीजन का बिना यूज के भी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहला तरीका तो मैं आपको वही बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी क्या होता है? गिवन मास
अपॉन सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में W1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आएगा अगर ये ग्राम के अंदर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा मोलैलिटी का। अब देखो 5% मास है, 5% मतलब मास का मतलब है कि जो W2 है हमारा वो क्या है 5 ग्राम है, और जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 है, वो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है हमारा वो 100 है वो। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको वेट ऑफ सोल्यूट हमारा 5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा हमारा 95 ग्राम। ओके, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करें, डेल्टा टी बी कितना है अभी निकाला है 0.15, जो के बी है, के बी कितना है हमारा, के बी है 0.51 इंटू W2 5 अपॉन में मोलर मास, ये तो हमें निकालना है, इंटू में 1000 अपॉन में W1 कितना है 95 है। पूरे को सोल्व कर लेना, पूरे को सोल्व करने के बाद जो मोलर मास आएगा हमारा सोल्यूट का वो आ जाएगा हमारा 180। ओके, तो इनमें से चेक कर लो कि किसका 180 मोलर मास है, तो वही क्या होगा, वही इसका आंसर होगा। ओके, बट एक केस ऐसा बन सकता है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर इनमें से ऑप्शन में से एक से ज्यादा का जो मोलर मास है वो 180 हो। यहाँ पे तो वैसे नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, बट एक ऑप्शन ये बन सकता है, क्वेश्चन इस तरह डिजाइन कर सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन का जो मोलर मास है 180 आ रहा है, तब वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी और वहां पे हमें इन परसेंटेज का यूज करना पड़ेगा। ओके, देखो जो कार्बन है, कार्बन कितने परसेंट है 40% है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है 6.7% है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है 53.3% है। हमने पता है कि हमें यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तो परसेंटेज आ गई है, यहाँ उसका एटॉमिक वेट, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। क्या करते हैं परसेंटेज दोनों को डिवाइड करते हैं, 40 अपॉन में 12, 6.7 अपॉन में 1 और 53.3 अपॉन में 16। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 3.33, 6.7, यहाँ पे भी 3.33 आएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो रेशो है, एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो रेशो है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, वो कितना आ गया है 1:2:1 आ गया। 1:2:2 मतलब है कि इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वो कितना है CH2O है, कितना है CH2O है ये। ओके, अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला इतना आ गया, हमें पता है कि जो एम्पेरिकल वेट होता है जो CH2O है, यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला, यहाँ से एम्पेरिकल मास निकाल सकते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 2 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 होगा। तो कितना आ गया यहाँ से आ चुका है ये, यहाँ से कितना आ गया ये 30 आ गया। ओके, और हम पता है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर मास है वो कितना है 180 है, तो यहाँ से n आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 60 से, कितना आएगा यहाँ 30 से तो 6 आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला बन गया C6H12O6। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो वही है कि अगर सबका जो ऑप्शन का मोलर मास डिफरेंट है तो मोलर मास से आ गया, अगर ऑप्शन में 2 का मोलर मास सेम आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूल फॉर्मूला वहां से निकालो, फिर उससे सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को ये। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 0.10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड जिसकी हमें डेंसिटी गिवन है इज 5% आयोनाइज्ड। ये कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, और जो एसिड है उसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है 300 है, और इसका हमें KF गिवन है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या है, हमें यहाँ पे देखो पहले बताना है कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन बताना है, दैट मींस TF बताना है हमें। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज, अभी इलेक्ट्रोलाइट है तो I का यूज करेंगे, I इंटू KF इंटू M, I इंटू KF इंटू M। ओके, अब डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF हमें पता है कि डेल्टा TF होता है हमारा TF नोट माइनस TF नोट माइनस TF होता है। ओके, इज इक्वल टू I इंटू में KF इंटू में M। अब देखो TF नोट हमें पता है, TF हमें निकालना है, KF भी हमें गिवन है, बस हमें I और M के बारे में पता होना चाहिए, I और M निकालना हमें। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें मोलैलिटी गिवन है और साथ में डेंसिटी गिवन है, तो यहाँ पे हमें मोलैलिटी को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोलैलिटी को सोल्व करना पड़ेगा। देखो जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी कितनी है, वो है 0.1 है, 0.1 का मतलब है कि 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल है इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर का मतलब है कि 1000 ml सॉल्यूशन है। अब डेंसिटी का यूज करके डेंसिटी कितनी है 1.01
ग्राम पर ml। यहां से हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा हमारा, आएगा वो 1010 ग्राम आ गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.1 है, W2 0.1 इंटू मोलर मास कितना गिवन है, 300 गिवन है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ गया हमारे पास, वो कितना आ गया 30। वेट ऑफ सॉल्यूट 30 है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1010, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया यहाँ से 980 ग्राम आ गया। ओके, तो मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कि जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 अपॉन में 980 इंटू में क्या कर दोगे 1000 कर दोगे। ओके, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद सोल्व क्या आएगा 0.102 आएगी हमारी मोलैलिटी आ गई है। तो मोलैलिटी तो हमारी निकल गई है। अब हमें क्या निकाला, हमें आई निकालना है। देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1। अल्फा कितना है 5% है, परसेंटेज अल्फा कितना है वो 5 है, तो नॉर्मल अल्फा कितना होगा 5/100 करेंगे तो 0.05 आ गया। एन मोनोप्रोटी का मतलब है कि वहां से एक H पॉजिटिव देगा हमें, तो एन कितना हो गया 2 हो गया, 2 मिल मतलब 1 से 2 आयंस मिल जाएंगे, जैसे HCl है हमारा उस तरह काम करेगा। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कितना है 0.05, एन कितना है 2 - 1, तो 1 प्लस 0.05 दैट इज 1.05 आ गया। दोनों वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद डेल्टा TF नोट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF हमें निकालना है। I कितना है 1.05 इंटू में KF कितना है 1.86 इंटू में कितना है 0.102। पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे हम। पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी -0.199 डिग्री सेल्सियस, -0.199 डिग्री सेल्सियस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एन एक्वा सॉल्यूशन बॉइल्स एट 101 डिग्री सेल्सियस, कि जो एक्वा सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है 101 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन, हमें क्या बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सेम सॉल्यूशन का। हमें KF भी गिवन है और हमें KB भी गिवन है। सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन सेम होने का मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन सेम है। सॉल्यूशन सेम है दैट मींस उसकी कंसंट्रेशन क्या, कंसंट्रेशन सेम है। ओके, देखो एक तो हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू में M, एक इक्वेशन हो गया हमारी ये। डेल्टा TF इज इक्वल टू में KF इंटू में M, ये क्या होगा इक्वेशन हो गया हमारी सेकंड। दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या होगा डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल टू KB अपॉन में KF। अब M से M तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है सेम सॉल्यूशन है। सेम सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन भी क्या होगी सेम होगी। ओके, हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का, हमें क्या बताना है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बताना है। तो यहां से हम डेल्टा TF निकालेंगे। डेल्टा TF क्या होगा हमारा डेल्टा TB इंटू में KF अपॉन में KB होगा। ओके, अब देखो जो हमें सॉल्यूशन का गिवन है बॉयल हुआ, मतलब हमें TB गिवन है। TB कितना है 101 डिग्री सेल्सियस, और TB नोट कितना होता है, वाटर कितना होता है 100 होता है। तो डेल्टा TB कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो डेल्टा TB कितना हो गया हमारा 1 इंटू में KF कितना है 1.86 अपॉन में 0.51। ओके, तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे। पूरे को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास डेल्टा TB आएगा, TF आएगा, वो आएगा 3.647 आएगा। अब देखो डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है हमारा TF नोट माइनस TF इज इक्वल टू 3.647 डिग्री सेल्सियस। ओके, TF नोट कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो TF कितना आ गया यहाँ पे 0 माइनस 3.647 डिग्री सेल्सियस, तो अल्टीमेटली कितना आ गया -3.647। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज फाउंड टू बी 8.2% सोडियम फॉस्फेट। जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर 8.2% क्या है सोडियम फॉस्फेट है, और 12% क्या उसमें मैग्नीशियम सल्फेट है बाय वेट इन सॉल्यूशन। इफ ये कह रहे कि परसेंटेज आयनाइजेशन गिवन है सोडियम फॉस्फेट की और मैग्नीशियम सल्फेट की, दैट इज 50 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है इसका। ओके, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे एक पहले से सोचते हैं कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे हमें आई का यूज नहीं करना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है बस हमें। ओके, और के भी हमें यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ ये। देखो हम इसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पे।
सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ये होता है आई इंटू के बी इंटू एम। अब ये फॉर्मूला हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे जो हमारा जो सोल्यूट है, सोल्यूट वन होता है, जहां पे सोल्यूट हमारा वन होता है। यहाँ पे जो सोल्यूट है, सोल्यूट कितने हमारे टू हैं, एक तो सोडियम फॉस्फेट है और एक क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तब जो ये फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डेल्टा टी बी। अब दो सोल्यूट है, दो ही क्या होंगे उसके मोल्स होंगे, तो क्या करेंगे हम आई वन इंटू में एन वन, या फिर ए लगा लो यहाँ पे, प्लस आई टू इंटू में एन टू, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आ गए। देखो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के हमने ऐड कर दिए, साथ में उसके आई के उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में नंबर मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम के अंदर तो हम क्या यूज करेंगे, 1000 का यूज करेंगे, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में हमारा के भी आएगा। तो अब ये इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, हमें आई निकालना पड़ेगा दोनों को, हमें W1 चाहिए और हमें N1 और N2 भी चाहिए, के भी तो हमें गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई की। आई में सबसे पहले बात करते हैं सोडियम फॉस्फेट की, Na3PO4। हमें पता है कैसे डिसोसिएट होगा ये, 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। इसका जो N है, N कितना आया इसका, N4 आ गया। आई का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा N माइनस 1। I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कितना है, 50% है तो 0.5, N कितना है 4 माइनस 1, तो 1 प्लस 0.5 इंटू में 3। अल्टीमेटली आई आ गया इसका 2.5 आ गया। ये आई आ गया सोडियम फॉस्फेट का, दैट मीन्स 1 मान लिया मैंने सोडियम फॉस्फेट का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट की, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, N कितना है इसका, N2 है। I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, 1 प्लस अल्फा कितना 60% है, दैट मीन 0.6, N कितना 2 माइनस 1, तो 1 आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से जो हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1 प्लस 0.6, तो 1.6 से आ गया हमारा आई आ गया। आई कितना आ गया हमारा, 1.6 आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो आई दोनों का निकल चुका है, इसको हमने I2 मान लिया। चलो मैंने जैसे फॉर्मूले के अंदर I2 मान लिया ना, ये हो गया हमारा I2 हो गया। अब हमें N1 और N2 भी निकालना है। अब देखो N1 निकालने के लिए हमें 8% क्या है, 8.2% Na3PO4 है, और जो पूरा का जो वो है ना, वो हमारा 100 है, 8.2% है ना। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पूरा सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वेट कितना है, वो 100 ग्राम है। सोल्यूशन का वेट कितना है, वो 100 ग्राम है। उसके अंदर 8.2% सोडियम फॉस्फेट है और 12% क्या मैग्नीशियम सल्फेट है। सो दैट मीन्स N1 कितना आएगा इसका, 8.2 गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना होगा इसका, इसका मोलर मास सोल्व कर लेना, इसका मोलर मास आएगा हमारे पास 164 आएगा। ओके, ऐसे N2 और मैग्नीशियम सल्फेट का वेट कितना है, वो है 12 अपॉन में मैग्नीशियम सल्फेट का जो वेट आएगा वो होएगा हमारा 120। ओके, अब देखो जो हमारा सोल्यूट है, वेट ऑफ सोल्यूट का वेट कितना होगा, 8.2 सोडियम फॉस्फेट और 12 ये आ गया। ओके, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, ये 20.8 हो गया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 100 माइनस 12.8, सॉरी 20.8, 100 माइनस 20.8, दैट इज 79 पॉइंट, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 79.8 आ जाएगा। ओके, सारी वैल्यूज आ गई हैं, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद यहां से निकालेंगे। अब जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा ऑफ टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, जो है 8.2 अपॉन में 164 इंटू में 2.5 क्या था इसका, आई था, प्लस में 12 अपॉन में 120 इंटू में कितना आ गया, 1.6 आ गया, और पूरे को डिवाइड कर देंगे 79.8, ये क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, ताकि ग्राम में ना केजी करने, इंटू में जो केबी है, केबी कितना 0.5 है। पूरे को सोल्व करने के बाद जो डेल्टा टीबी आएगा हमारा, वो आएगा 1.785 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट, 1.785, तो टीबी क्या आएगा, टीबी ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 1.785, तो अल्टीमेटली आ गया 1.01.785, 101.785, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके,
ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि रेशो ऑफ डेल्टा टीबी बाई केबी, हमें रेशो गिवन है डेल्टा टीबी बाई केबी का ऑफ 10 ग्राम AB2 एंड 14 ग्राम A2B पर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। पर 100 ग्राम सोलवेंट का मतलब है कि AB2 को भी हमने 100 ग्राम में ऐड किया और A2B को भी हमने 100 ग्राम में सोलवेंट हमने ऐड किया उसको। ये जो सोल्यूशन है AB2 और A2B बोथ दोनों के हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब I का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे वेंटो फैक्टर यूज नहीं करेंगे। इज 1 मतलब डेल्टा टीबी बाई केबी का रेशो कितना है, वो 1 है, 1 मोल पर केजी। हमें एटॉमिक वेट निकालना है A का भी और B का भी। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, डेल्टा टीबी अपॉन केबी कितना गिवन है, 1 गिवन है ये। ओके, जो A2B है, A2B का वेट कितना है, वो 14 ग्राम है, और जो AB2 है, AB2 का वेट कितना है, वो हमें AB2 का वेट कितना गिवन है, वो 10 ग्राम हमें गिवन है। ओके, और दोनों को हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट हमने ऐड किया है, और हमने दोनों का क्या बताना है, एटॉमिक वेट बताना है। देखो हमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में एम। पहले मैं ये AB2 के लिए कर रहा हूँ, पहले मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये AB2 के लिए कर रहा हूँ। तो डेल्टा टीबी अपॉन में केबी इज इक्वल टू एम आ गया। एम क्या होता है हमारा, W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इंटू में W1 अगर ग्राम के अंदर यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 1000 पुट करेंगे। ओके, तो डेल्टा टीबी बाई केबी 1 आ गया। W2 AB2 कितना है, 10 ग्राम है, अपॉन में मोलर मास हम निकाल लेंगे इसका, इंटू में 1000 अपॉन में कितना है, 100 है। ओके, तो यहाँ से जो हमारा मोलर मास आएगा किसका आएगा, ये AB2 का आएगा, वो कितना आएगा, यहाँ से 10 हो गया, यहाँ से कितना आ गया, ये 100 आ गया। ओके, ऐसे हम AB2 के लिए भी निकाल सकते हैं, ये तो AB2 था, A2B के लिए निकालो। तो डेल्टा टीबी बाई केबी इज इक्वल टू W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इंटू में 1000 अपॉन में 100। डेल्टा टीबी बाई केबी कितना है, 1 है। W2 कितना गिवन है, ये 14 ग्राम है, अपॉन में मोलर मास इसका निकाल लेंगे हम, इंटू में यहाँ पे 10 आ गया। तो जो मोलर मास है किसका है, ये A2B का, वो कितना आया, वो 140 आया। अब देखो हमें मोलर मास AB2 या A2B का नहीं बताना, हमें बताना है A और B का बताना है, हमें किसका बताना है, A और B का बताना है। तो देखो जो मोलर मास आया है AB2 का वो कितना है, वो 100 है, और जो मोलर मास आया है A2B का वो कितना है, वो है 140 है। तो मैंने मान लिया कि जो A है, इस तरह इक्वेशन बन जाएगी ना हमारी, A प्लस 2B इज इक्वल टू 100 कि AB2 के अंदर एक A है, दो क्या है, B है। दूसरी इक्वेशन बनेगी 2A प्लस B इज इक्वल टू 140। तो A और B को यहाँ से सोल्व करना, A और B को सोल्व करने के बाद जो A है हमारा, A कितना आएगा हमारा, वो 60 आएगा, और जो B है वो कितना आएगा, B 20 आएगा। मतलब A का मास 60, B का मास कितना आएगा, वो हमारा 20 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ऑप्शन B होगा, ऑप्शन B क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 0.2 ग्राम का एसिटिक एसिड और 20 ग्राम का बेंजीन है। तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर हो गया, 0.45, कि हमने एसिटिक एसिड को जब हमने बेंजीन के अंदर ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना क्या हो गया, लोअर हो गया। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। ये बताना है कि हमने कितना डिग्री क्या हुआ है, जो एसिटिक एसिड है वो डाइमराइज हुआ है बेंजीन के अंदर, और KF भी हमें बेंजीन का गिवन है। ओके, देखो सबसे पहले लिखना है क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन के अंदर हमें W2 गिवन है, एसिटिक एसिड का वेट कितना है, 0.2, क्योंकि ये तो क्या है, सोल्यूट है। बेंजीन का W1 कितना है, वो 20 ग्राम है। लोवर्ड बाय दैट मीन्स डेल्टा TF हमें गिवन है, कितना है, 0.45 डिग्री सेल्सियस। और डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन का मतलब है कि N की वैल्यू कितनी है, 2 है, और KF भी हमें गिवन है, वो कितना है, 5.12 किलो पर मोल किलोग्राम। ओके, ये हमें गिवन है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। हमें बताना है अल्फा, बताना है हमें क्या बताना है, हमें अल्फा निकालना है। ओके, देखो पहली बात तो यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा क्या है, यहाँ पे एसोसिएशन हुई है, एसोसिएशन हुई है, तो अल्फा का आई का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। फॉर्मूला ये होता है जब एसोसिएशन होती है तो। ओके, हमें बेसिकली फॉर्मूला क्या यूज करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू में KF इंटू में M। यहाँ से हम I निकालेंगे, I की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें N ऑलरेडी पता है। ओके, तो पुट करते हैं, डेल्टा TF कितना है हमारा, 0.45
इज इक्वल टू आई इंटू में के एफ कितना है हमारा, के एफ है 5.12 इंटू में मोलैरिटी। अब फॉर्मूला क्या होता है, W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इंटू में W1 इंटू में यहाँ पे क्या आएगा 1000 आएगा। तो 0.45 इज इक्वल टू में आई इंटू में 5.12 इंटू में W2 कितना है 0.2 मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60 इंटू में W1 20 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000 आएगा। यहाँ से पूरा सोल्व कर लेना। पूरा सोल्व करने के बाद मैं बता देता हूँ कि जो आई है, आई की वैल्यू आएगी 0.52, आई की वैल्यू क्या आएगी 0.52 आएगी। पुट करते हैं यहाँ पे आई कितना हो गया हमारा 0.52, 1 माइनस अल्फा प्लस एन की वैल्यू कितनी है 2 है, अल्फा बाय 2, तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 हो गया यहाँ पे। तो अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.52। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.48 आ गया। तो अल्फा कितना आ गया हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 0.48, तो कितना आएगा हमारे पास 0.96 आएगा, अप्रोक्स आएगा 0.96। ओके, एक्चुअल में जो 0.52 थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन क्या होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसके आसपास ही आ रहा है। जो आई है वो 0.52 समथिंग आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज आएगी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो अल्फा है हमारा कितना आ रहा है 0.945 है, जो उसकी बिल्कुल पास वैल्यू है वही वैल्यू हमारी क्या होगी, ऑप्शन होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन इज दिस, हमें बॉइलिंग पॉइंट गिवन है सॉल्यूशन का, ये कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। ओके, गिवन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी गिवन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी गिवन है। ओके, देखो इसमें हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है कि अगर हमें Kb निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R TB नोट का स्क्वायर, R TB नोट का स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में डेल्टा हीट ऑफ बॉइलिंग है, बॉइलिंग के लिए क्या आएगा डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर हमें यहाँ पे KF है, KF का फॉर्मूला क्या होता है, R TF नोट का स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखो जो दोनों हैं, दोनों सॉल्यूशन के दोनों सॉल्यूशन सेम है तो उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल्टा TB इज इक्वल टू में KB इंटू में, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू में KF इंटू में M, इक्वेशन सेकंड है। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल टू M से M कैंसिल हो जाएगा, KB अपॉन में KF आएगा, KB अपॉन में क्या आएगा, KF आएगा। KB की वैल्यू हम ये पुट करेंगे और KF की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। ओके, तो पुट कर ले यहाँ पे R TB नोट का स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1000 इंटू में डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे R TF नोट का स्क्वायर, R से R कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा TB अपॉन में डेल्टा TF। ओके, किसके इक्वल होगा वो, TB नोट का स्क्वायर इंटू में डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन में TF नोट का स्क्वायर इंटू में डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, अब देखो हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का, हमें फ्रीजिंग पॉइंट इसका गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, तो यहाँ से डेल्टा TB निकाल सकते हैं। TB नोट कितना है, TB नोट हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, और डेल्टा TB कितना आएगा 100.1 माइनस 100 तो कितना आ गया 0.1 आ गया, तो डेल्टा TB कितना हो गया यहाँ पे 0.1 हो गया। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद पहले डेल्टा TF निकाल लेते हैं, डेल्टा TF से फिर TF निकल जाएगा। तो डेल्टा TF कैसे निकलेगा, डेल्टा TB कितना है 0.1 इंटू में TF नोट का स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ पे 273 का स्क्वायर, हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी गिवन हमें 540 गिवन है, अपॉन में 373 का स्क्वायर इंटू में कितनी गिवन है ये, हमें गिवन है 80 गिवन। ओके, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा डेल्टा TF आएगा हमारा 0.361,
ओके, और यहाँ से जो TF निकालेंगे वो क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.361 हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हमें क्या गिवन है, 100 ग्राम ऑफ एक्वस ग्लूकोज का सोल्यूशन है, जो उसका वेपर प्रेशर कितना है, वो 50 टोर है। जो एक्वस ग्लूकोज है उसका सोल्यूशन कितना है, वेपर प्रेशर 40 टोर है। ओके, एट सर्टेन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज 40.8 टोर। ये कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर H2O को कितना है, 40.8 टोर है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ जो 40.8 है ना, उसकी जगह आएगा 40.18। इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, 40.8 की जगह क्या आएगा, 40.18 आएगा। ओके, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो हमें उसका भी गिवन है, प्योर सॉल्वेंट का भी गिवन, और हमें सोल्यूशन का भी गिवन है। ये कह रहे हैं कि इफ द सोल्यूशन इज कोल्ड, अगर हम सोल्यूशन को कोल्ड किया इतने टेम्परेचर पे, तो उसमें से बताओ कितना मास आइस का क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया, वाटर में से कितना मास आइस का सेपरेट होगा, और हमें उसका KF भी गिवन है। ओके, देखो सबसे पहले क्या करना है हमें ना, हमें वाटर का वेट निकालना है। हमें क्या करना है, हमें W1 निकालना है। एक बार तो W1 निकालेंगे हम ऊपर वाली कंडीशन को यूज करके, और एक बार W1 निकालेंगे हम नीचे वाली कंडीशन को यूज करके। दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास अमाउंट ऑफ आइस आ जाएगा, मास ऑफ आइस आ जाएगा, जितना वो सेपरेट आउट हुआ है। बिल्कुल सिंपल करना है, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी। ओके, पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट थिंग, हमें जो हमें शुगर है, ग्लूकोज है, उसका हमें वेट गिवन है, तो वो तो क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, तो कितना है वो, 100 ग्राम है। ग्लूकोज है वो, तो उसका मोलर मास भी लिख लेते हैं। फिर हमें पता है कि इसका मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल। ओके, चलो जी, हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, वो है 42। हमें सॉल्वेंट का गिवन है, अब मैं बताऊं सॉल्वेंट वाली में गलती है, तो 40.18 टोर लिखना है अपने। ओके, और फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन में जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, वो है -0.93 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो KF गिवन है हमें, वो गिवन है 1.86। ओके, चलो जी, सबसे पहले हम ऊपर वाली कंडीशन का यूज करेंगे। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर क्या है, P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1। अब N2 अपॉन में N1 को मैं लिख सकता हूँ कि W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इनटू में जो मोलर मास है वो ऊपर चला जाएगा, और W1 क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ओके, वैल्यू को पुट करते हैं। P0 कितना है हमारा, वो 40.18 माइनस 40 अपॉन में 40 इज इक्वल टू W2 कितना है, वो 100 है, अपॉन मोलर मास इसका 180 है। मोलर मास वाटर का कितना है, वो 18 है, और W1 ये तो हमें फाइंड आउट करना है। इसको पूरे को सोल्व कर लेना, जो हमारा W1 आएगा वो आएगा 2222.2 ग्राम। इन शॉर्ट में बोलूँ इसको तो 2.22 kg, 2.22 kg आ गया। ओके, यहां से एक W1 निकल चुका है। सेकंड क्या करेंगे, अब हम सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, TF हमें गिवन है। ओके, अब देखो TF है कितना है, वो -0.93 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है कि TF नोट वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF कितना आ गया, वो आ गया प्लस 0.93 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया, प्लस 0.93 डिग्री सेल्सियस आ गया वो। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M क्या होता है, मोलारिटी, उसको पुट करेंगे वैल्यू, W2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इंटू में W1। अगर W1 में ग्राम में निकालना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ओके, डेल्टा TF 0.93, KF 1.86 इंटू W2 100, मोलर मास उसका 180 इंटू में 1000 अपॉन में W1 निकालेंगे यहाँ से, वो आएगा हमारा 1111.1 ग्राम। अगर मैं केजी में लिखूं तो 1.11 kg आ जाएगा। ओके, अब देखो मेरे को तो क्या करना है, यहाँ पे मेरे को दोनों का आइस का अमाउंट निकालना, तो क्या करूँगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा, मास ऑफ आइस, तो 2.22 kg माइनस 1.11 kg, 1.11 जो kg है वो क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ आइस आ जाएगा, जितना वो सेपरेट होगा। ओके, तो इसका आंसर फिर यही होगा। क्लियर, कितना आंसर होगा इसका, 1.11 kg होगा इसका। क्लियर,
ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड, 1 ग्राम हमें मोनोबेसिक एसिड गिवन है इन 100 ग्राम वाटर, उसको हमने 100 ग्राम वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है। तो उसने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर दिया। ऑब्वियसली हम इसको अंदर ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या कम होगा, कितना कर दिया, 0.155। इफ अगर हम 0.75 ग्राम सेम अगर हम एसिड लें, उसके लिए हमें 15 ml N/5 जो नॉर्मल है NaOH सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो हमें बताओ कि परसेंटेज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितनी होगी एसिड की, और हमें KF भी गिवन है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब मैं बताऊं किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। गिवन देखते हैं, 1 ग्राम मोनोबेसिक तो क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, दैट मीन्स हमें W2 गिवन है, कितने हैं वो 1 ग्राम है। ओके, सेकंड थिंग वाटर गिवन है, कितने हैं वो W1 है, कितना है वो 100 ग्राम गिवन है। तो उसने फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर दिया, तो डेल्टा TF कितना है वो 0.155 केल्विन। डेल्टा TF कितना 0.155 केल्विन है ये। ओके, एक तो कंडीशन हमें ये गिवन है, यहाँ पे डेल्टा TF और KF भी हमें गिवन है, वो कितना है 1.86 हमें गिवन है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हम एसिड ले रहे हैं HA, देखो ये मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक का मतलब क्या है कि हमें इसके 1 के 2 मिलेंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ओके, चलो जब हम HA को ऐड करेंगे NaOH के साथ, तो यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। अब देखो NaOH तो क्या है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये और ये क्या है हमारा, ये हमारा वीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, चलो हमें इसका यहाँ पे इसमें वेट गिवन है 0.75 ग्राम, और इसका हमें गिवन है N/5 और 15 ml। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से ना सिर्फ हम यहां से इस टाइम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। HA का मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, या फिर दोनों के जो नॉर्मल है मोल्स इक्वल कर दो। क्यों, क्योंकि दोनों का एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर 1 है। जब दोनों के मोल्स इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HA इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, हमें बताइए गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में एन फैक्टर, और इसके तो हमें कैसे निकालेंगे, n इंटू में v करके, n इंटू में v कर देंगे, अभी 5 नहीं लिख रहा मैं। ओके, अब गिवन मास कितना है 0.75 अपॉन में मोलर मास आ जाएगा, एन फैक्टर 1 है इसका, और नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी 1/5 इंटू में वॉल्यूम कितना है 15 है। अब देखो यहां से तो आएंगे ग्राम इक्विवेलेंट, यहां से आएंगे मिली इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि जो 15 ml है ये, तो ml को बना दो लीटर में। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास 150 आएगा। हमारे पास क्या आएगा मोलर मास, वो हमारे पास आएगा वो 150 आएगा। अब देखो, अब आपको याद होगा कि मैंने ना आई बताया था कि आई का ना वेंट ऑफ फैक्टर होता है मोलर मास के टर्म्स में, वो होता है हमारा MC/MO होता है। M होता है कैलकुलेटेड, O होता है ऑब्जर्व्ड, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हमारा थ्योरेटिकल है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है, ये हमारा एक्चुअल है। ओके, अब ये मोलर मास कौन सा निकला है। अब देखो इस सिंपल फॉर्मूले का यूज किया, सिंपल फॉर्मूले का यूज करने से भी क्या निकलेगा, ये ऑब्जर्व, ये हमारा क्या निकलेगा, कैलकुलेटेड निकलेगा। कैसा आएगा, ये हमारा कैलकुलेटेड आएगा ना, ये जो नॉर्मल होता है कैलकुलेटेड होता है। ओके, चलो जी, अब हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, वो है हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू में KF इंटू में M। डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू में KF इंटू में M। हमें इस फॉर्मूले क्या करें, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना। ओके, तो हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या होगा हमारा, डेल्टा TF कितना, डेल्टा TF है हमारा 0.155 इंटू आई इंटू में KF कितना 1.86, और मोलैलिटी की वैल्यू पुट करते हैं, वो कहता है गिवन मास दैट इज 1 अपॉन में मोलर मास अभी निकाला है 150, और इंटू में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वो 100, और यहाँ पे कितना आएगा 1000 आएगा। यहाँ से हम आई को सोल्व कर लेंगे, और आई कितना आएगा हमारा 1.25 आ गया। आई कितना आ गया 1.25 आ गया। ओके, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमें निकालना है i-1 अपॉन में n-1। आई कितना है हमारा, आई तो अभी निकाला 1.25 माइनस 1 अपॉन में n कितना है 2 - 1। अल्फा कितना आ गया हमारा 0.25, और जब हम परसेंटेज अल्फा निकालेंगे तो 0.25 इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 25 क्या आ गया परसेंट आ गया।
ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 0.1 मोलर के आई, एक हमें 0.1 मोलर के आई गिवन है और 0.2 मोलर क्या गिवन है, JnO3 आर मिक्स्ड इन 3:1 वॉल्यूम रेशो। मतलब जैसे 3 रेशो किसका है, के आई का है, और 1 रेशो किसका है, AgNO3 का है। ये हम लेट कर सकते हैं कि 3 लीटर इसका हो गया, 1 लीटर इसका हो गया। बोले कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमें क्या करना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना, और हमें इसका KF हमें इसका गिवन है। ओके, तो सबसे पहले देखो जो गिवन है उसको लिखो और जो निकालना है फिर वो देखते हैं। हमें KI को मिक्स किया हमने, और साथ में हमने किसको मिक्स किया, AgNO3 को मिक्स किया। ओके, हमें पता है क्या बनेगा, यहाँ से AgI बनेगा और साथ में क्या बनेगा, ये KNO3 बनेगा। अब AgI तो क्या है, ये सॉलिड है ये। ओके, देखो इसका ये कितना है 0.1 मोलर और ये कितना है 0.2 मोलर है। 3:1 रेशो में मैं लेट कर लेता हूँ कि ये 3 लीटर हो गया, ये कितना हो गया 1 लीटर हो गया। ओके, और हमें KF गिवन है साथ में, बस कितना है 1.86, और हमें डेल्टा TF को कैलकुलेट करना है। ओके, चलो देखो सबसे पहले हमें पता है कि इसके हम मोल्स निकालते हैं। हमें पता है कि मोल्स क्या होंगे, M इंटू में V, तो 0.1 इंटू में 3 कितना आ गया, 0.3 आ गए। इसे कितने होंगे, 0.2 होंगे। अब स्टार्टिंग में जब रिएक्शन हुई नहीं तो इसका भी 0, इसका भी 0। अब जैसे रिएक्शन होगी, देखो रिएक्शन क्या, रिएक्शन हमारी टोटली बैलेंस है। इसका 0.2 मोल गिवन है, इसके 0.3 मोल गिवन है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और ये क्या हुआ, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया। ये बचेगा, ये पूरा का पूरा यूज होगा, और ये कितना बचेगा 0.1 बचेगा, और ये भी 0.2 फॉर्म होगा, ये भी कितना फॉर्म होगा 0.2 फॉर्म होगा, ये भी 0.2 फॉर्म होगा, ये भी 0.2 फॉर्म होगा, ये 0.1 बचेगा। अब देखो ये तो सॉलिड है, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। जो सॉलिड होता है वो रोल प्ले नहीं करते वो। ओके, सोल्यूबल होना चाहिए, तो ये तो कोई रोल प्ले नहीं करेगा। बचा कौन, 0.1 ये और 0.2 ये। ओके, चलो हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा TF निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू में KF इंटू में क्या आ जाएगा, ये M आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें I इंटू M करना है। I इंटू क्या करना है, M करना है। M कर ले, या फिर हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो मोलैलिटी और मोलैरिटी को दोनों सेम लिख देते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा कि देखो एक तो दो अलग अलग हो गए हैं, एक तो इसका वैसे I तो दोनों का सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है। इनकेस अलग होता तब भी हम कर लेते, बट इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2 है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे I1 इंटू में N1 प्लस I2 इंटू में N2 अपॉन में V और इंटू में KF। अब देखो मैंने KI को 1 मान लिया, मान लो ये KI क्या है, KI मेरा 1 है और KNO3 कितना मेरा 2 है। ये तो I कितना है इसका, ऑब्वियसली इससे कितना होगा 100% डिसोसिएट होगा, तो कितना होगा इसका 2 होगा। N1 कितना है, N नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके 0.1 है, प्लस I2 इस KNO3 का I भी कितना है, इसका 2 है। तो मैं कह रहा हूँ I यहाँ पे सेम है, डिफरेंट होता तब भी हम इससे हो जाता वो। ओके, N कितना है इसका 0.2 अपॉन में टोटल वॉल्यूम बताना है हमें। देखो 3 लीटर इसका 1 लीटर इसका, तो 4 लीटर। बच्चे यहाँ पे 2 लीटर कर देंगे, 1 लीटर करेंगे, गलती नहीं करनी है आपने। इंटू में 1.86, पूरी को सोल्व करना। पूरे को सोल्व करने के बाद जो डेल्टा TF आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 0.279। डेल्टा TF कितना आएगा, वो आएगा हमारा 0.279 आएगा ये। ओके, 0.279 क्या आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इफ 0.1 मोलर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, अगर हमें 0.1 मोलर H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन गिवन है जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना है, और उसका जो हमें Ka2 बताना है, K2 मतलब सेकंड स्टेप का बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता रहा है हमें। ओके, और हमें मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इक्वल हो कर सकते हैं हम इसको, और इसका हमें KF गिवन है। ओके, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें Ka2 बताना है। K2 मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है हमें, किस स्टेप का बताना है हमें, HSO4 नेगेटिव से रिएक्शन क्या जाएगी हमारी H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, हमें इसका Ka2 बताना है, हमें इस रिएक्शन क्या बताना है, Ka2 बताना है। ओके, चलो देखो इसका मतलब है Ka2 बताने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अल्फा का रिक्वायरमेंट है। हमें क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, हमें अल्फा की जरूरत है। तो और अल्फा हमें कहाँ से मिलता है, अल्फा में मिलता है I से। अल्फा में कहाँ से मिलता है, अल्फा में I से मिलता है। तो सबसे पहले हम I निकालते हैं, वेन टॉप फैक्टर। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल्टा TF
इज इक्वल टू आई इंटू में के एफ इंटू में एम डेल्टा टी एफ। अब देखो टी एफ नोट टी एफ गिवन है, ये हमें टी एफ कितना गिवन है, टी एफ गिवन है माइनस 0.3906 और टी एफ नोट हमें पता कितना होता है, जीरो, दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा 0.3906 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ कितना है 1.86 और मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों सेम है तो वो कितना हो गया 0.1 हो गया। ओके, तो यहाँ से आई को सोल्व करो और आई को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.1 आएगी। आई को सोल्व करने के बाद वैल्यू कितना आएगी 2.1 आएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे अब आप ये सोचो कि सर यहाँ पे तो H2SO4 है और H2SO4 का जो N होता है, N कितना होता है 3 होगा, N 3 नहीं होगा। H2SO4 का N तब 3 होगा जब पूरा का पूरा हमें H पॉजिटिव मिलेगा, पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा SO4 मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं मिला, क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेप कैसा वो इक्विलिब्रियम स्टेप है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो। ओके, तो उस केस में क्या है, हमें थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा और मैं बता दूंगा किस तरह क्वेश्चन करना है हमें। देखो सबसे पहला क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है H2SO4। फर्स्ट स्टेप हमारा स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हम लेके चलेंगे, वो तो होगी भी सही क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या मिला हमें, H पॉजिटिव मिला और HSO4 नेगेटिव मिला। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो HSO4 नेगेटिव है उससे क्या मिल गया, H पॉजिटिव मिल गया और SO4 2 नेगेटिव मिल गया। ओके, चलो अब देखो स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि जो इसकी कंसंट्रेशन है वो C है और ये 0 होगा, ये भी कितना होगा 0 होगा। अब ये 100% हो रहा है तो इस ये बाद में क्या बच गया, 0 बच गया, ये C बन गया, ये भी कितना बन गया C बन गया, इसी कंसंट्रेशन में C हो गया, इसी कंसंट्रेशन C हो गया। अब HSO4 कितना आया, यहाँ से C आया, ये C है तो ये 0 होगा और ये भी कितना होगा 0 होगा। अब ये जो स्टेप है ना सेकंड स्टेप, ये हमारा रिवर्सिबल है, ये कैसा, ये हमारा रिवर्सिबल स्टेप है। तो इस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ होगा, पार्शियल होगा। तो मैंने कहा C में से C अल्फा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गए, तो ये भी C अल्फा बच गया और ये भी क्या हो गया C अल्फा बन गया। ओके, अब देखो जितना HSO4 यहाँ पे होगा उतना HSO4 यहाँ पे होगा, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर तो एक ही टाइप का HSO4 होगा। तो यहाँ पे अगर C माइनस C अल्फा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C माइनस C अल्फा हमें लिखना पड़ेगा। ओके, इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे I को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो I क्या होता है, हमें पता है कि I होता है हमारा फाइनल अपॉन में इनिशियल, जितने भी मोल्स हैं सारों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा और H पॉजिटिव के आगे C माइनस C अल्फा, HSO4 नेगेटिव के C अल्फा और साथ में क्या कैसे आ गया, इनिशियल स्टार्टिंग में कितना था, C था वो, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन में C, अल्फा से अल्फा क्या कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 अपॉन C इज इक्वल टू I आ गया। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 अपॉन, देखो C से C तो क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ से पूरा कैंसिल ही हो गया, ये तो 1 ही हो गया, तो इसके 1 हो गया। यहाँ पे अल्फा निकालना, अल्फा क्या होगा I माइनस 2, I कितना है 2.1 माइनस 2 कितना आएगा 0.1 आ जाएगा। अल्फा कितना आ गया हमारा 0.1 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड जो इक्वेशन थी हमारी HSO4 नेगेटिव से हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये मिलने वाला था। ओके, तो ये कितना था हमारा, ये हमारा क्या बचा था C माइनस C अल्फा, ये कितना बना था C अल्फा और ये भी कितना बना C अल्फा बना। अब H पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप से कितना आया था, वो C आया था, तो उसके अंदर वो भी ऐड कर देंगे। तो अब निकालो Ka2 कितना आएगा वो हमारा C अल्फा प्लस C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। अल्टीमेटली C कॉमन लेंगे, C कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा हमारा C अल्फा अल्फा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ओके, वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पे और देखो क्या आया हमारे पास, C अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। C कितना है हमारा 0.1, अल्फा कितना है हमारा 0.1 प्लस 1 और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.1 अपॉन में 1 माइनस 0.1। इसको पूरे को सोल्व कर लेना। पूरे को सोल्व करने के बाद मैं बता देता हूँ कि जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी हमारी, वो वैल्यू आएगी हमारी Ka2 की, वो आएगी 0.0122। कितना आएगी 0.0122 आएगी। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, उसका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अ लिविंग सेल कंटेन अ सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास लिविंग सेल है
और जो क्या है आइसोटोनिक है 0.2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन के साथ। ये बताओ कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.05 मोलर BaCl2 सोल्यूशन एट 300 केल्विन। देखो ये कह रहे हैं कि जो हमारा लिविंग सेल है, जो हमारा क्या है लिविंग सेल है, वो क्या है आइसोटोनिक है। किसके साथ है वो? 0.2 मोलर ग्लूकोज के साथ। आइसोटोनिक का मतलब है कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम कंसंट्रेशन होगी। इसका मतलब है कि जो सेल है, सेल की कंसंट्रेशन में कितनी है? 0.2 मोलर है। सेल की कंसंट्रेशन में कितने? 0.2 मोलर है। ओके चलो, उसको हमने कहाँ पे प्लेस कर दिया सेल को? BaCl2 में, और BaCl2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.05 है। अब देखो देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो डिसोसिएट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे आई की हम बात नहीं करेंगे, बट BaCl2 यहाँ पे तो आई की बात करेंगे। और आई कितना होगा इसका? 3I होगा। ओके तो I इंटू सी कितना आ जाएगा? I इंटू सी आएगा 3 इंटू में 0.05, तो 0.15 आ गया। तो इसका मतलब है कि BaCl2 की कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो गई है विद डिसोसिएशन? वो हो गया 0.05। और सेल की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 कंसंट्रेशन है। सेल की कंसंट्रेशन कितनी? 0.2 है। हमें क्या निकालना? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या फॉर्मूला होगा? पाई इज इक्वल टू CRT। फॉर्मूला क्या होगा? पाई इज इक्वल टू CRT। अब देखो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आएगी ना, ये कंसंट्रेशन वो क्या होगा? दोनों का डिफरेंस होगा। जो कंसंट्रेशन होगी दोनों का क्या होगा? डिफरेंस होगा। अब देखो जो भी, जैसे हम लगा लो कोई सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है, तो वहां पे तो जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है वो हम पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की क्या हो गया? 0 हो गया। बट अगर दो सोल्यूशन है और वहां पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो जिसकी मतलब दोनों की जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है माइनस क्या करेंगे? कंसंट्रेशन जिसकी कम है, दोनों का डिफरेंस उतना ही तो जो वाटर के जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रेवल करेंगे वहां पे। ओके या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, I1C1 माइनस I2C2 RT। I1C1 कितना है? I1 सेल का कितना हो गया? 1 हो गया। C1 कितना है? 0.2 माइनस I2 कितना है? 3 इंटू में 0.05 इंटू में क्या आएगा? R कितना है? 0.0821 इंटू में टेम्परेचर कितना है? वो 300 है। ओके तो यहाँ से आएगा 0.05, दोनों का डिफरेंस ही आएगा, बस मैंने आपको जो बताया था 0.0821 इंटू में 300 आएगा। ओके इसको पूरे को सोल्व कर लेना। पूरे को सोल्व करने के बाद जो आपका पाई आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 1.23 एटमॉस्फेयर आएगा। ओके उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो हमारा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर HS एक्वस सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है 0.2 मोलर HX सॉल्यूशन का, और उसका हमें Ka गिवन है इतना। ओके देखो हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू I इंटू में CRT, I इंटू में CRT। ओके C भी हमें गिवन है कितना है? 0.1। R भी हमें पता है, T भी हमें पता है, बस हमें क्या निकालना है? हमें I दैट इज वेंट हाउ फैक्टर निकालना है। ओके वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? वो हम Ka की हेल्प से वो फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? अब देखो हमें क्या गिवन है? HX का गिवन है, तो HX क्या होगा? पार्शियल डिसोसिएट होगा। HX क्या होगा? पार्शियल डिसोसिएट होगा। हमें पता है कि इसके अगर हमें लेट से किसी कंसंट्रेशन C है, तो इनिशियल ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब जैसे ही ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा? C माइनस C अल्फा, C अल्फा कुछ कम होगा, और C अल्फा ये फॉर्म होगा, और C अल्फा ही ये फॉर्म होगा। ओके तो हम इसका K निकालेंगे, क्या होगा? C अल्फा इंटू में C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, तो क्या आएगा? ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो अल्टीमेटली आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ओके अब देखो इसका K है कि बहुत कम है, इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसका अल्फा क्या होगा? बहुत ज्यादा कम होगा 1 से, तो इसको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारा K है वो क्या आ जाएगा? C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी K बाय C का अंडर रूट आएगा। अब K कितना गिवन है? 8 इंटू 10⁻⁵, और C कितना गिवन है? वह है 0.2 गिवन है। C कितना गिवन है? हमें 0.2 गिवन है। ओके तो यहाँ से हम अल्फा सोल्व कर लेंगे। अल्फा सोल्व करने के बाद यहाँ से जो हमारा अल्फा आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। अल्फा कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻² आएगा। ओके हमें पता है कि I क्या होता है? I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1। I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कितना है? 2 इंटू 10⁻², या हम लिख सकते हैं 0.02। n कितना है? 2 माइनस 1, सो I कितना आ गया हमारा? वो आ गया 1.02 आ गया। I कितना आ चुका है? 1.02 आ गया।
पुट करेंगे फॉर्मूले में, पाई इज इक्वल टू 1.02 इंटू में सी कितना है 0.2, आर कितना है 0.0821 इंटू में टी कितना है 300 है। सोल्व करेंगे वैल्यू यहाँ से जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वो आएगा 5.02 आ जाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन सी होगा 5.02, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके।